भारतीय इतिहास में ना कुछ राजवंशों की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है। वो महज कुछ दशकों तक ही चले, लेकिन उन्होंने साम्राज्यों के भविष्य की दिशा ही बदल दी। आज हम ऐसे ही एक वंश की कहानी जानेंगे, कण्व वंश। ये सिर्फ 45 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन इनका उदय और पतन भारत के शक्ति केंद्र को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी से। एक ऐसी साजिश जिसने एक पूरे साम्राज्य का तख्ता पलट दिया। और सवाल बहुत सीधा सा है, कोई मंत्री अपने ही राजा को उसी के महल के अंदर आखिर मार कैसे सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है बाणभट्ट की हर्षचरित में। देखिए, ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट उस पूरी नाटकीय घटना की नींव रखता है। इसमें साफ लिखा है कि शुंग राजा देवभूति, जो कह सकते हैं कि ऐशो आराम और विलासिता में पूरी तरह डूबा हुआ था, उसी के मंत्री वासुदेव ने एक साजिश रची और उसे रास्ते से हटा दिया। ठीक है, तो पहला सवाल, पाटलिपुत्र में तख्ता पलट, मतलब ये सब हुआ कैसे? उस महल के अंदर की कहानी क्या थी? तो सोचिए, साल है 73 BCE। मगध, जहां कभी शक्तिशाली शुंग साम्राज्य हुआ करता था, अब उसका सूरज ढल रहा है। और उनका जो आखिरी राजा था, देवभूति, वो एक कमजोर और, जैसा कि हमने देखा, काफी विलासी किस्म का शासक था। तो होता ये है कि राजा का अपना ही मंत्री वासुदेव कण्व एक बहुत ही दाधी प्लान बनाता है। वो हत्यारों को रानी की दासी की बेटी बनाकर महल में बेचता है। अब राजा देवभूति तो अपनी दुनिया में मग्न था, वो इस धोखे को भांप ही नहीं सका और मारा गया बस। और इसी एक चाल से वासुदेव कण्व मगध की गद्दी पर काबिज हो गया। तो ये थी कण्व वंश की शुरुआत। अब देखते हैं कि ये वंश कितना लंबा चला। 4 राजा और कुल 45 साल। तो ये हैं वो 4 राजा। वसुदेव, जिसने वंश की शुरुआत की, उसके बाद उसका बेटा भूमिमित्र, फिर नारायण और आखिर में सुशर्मा। बस ये 4 ही थे। और इन चारों ने मिलकर कितने साल राज किया? सिर्फ 45 साल। जरा सोचिए, मौर्य या गुप्त साम्राज्य सदियों तक चले थे। उनकी तुलना में तो ये बस पलक झपकने जैसा था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 45 साल का शासन था, ये असल में था कैसा? मतलब एक ऐसा साम्राज्य जो बस लाइफ सपोर्ट पर था? ये शब्द शुंग भृत्य अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। पता है इसका मतलब क्या है? शुंगों के सेवक। मतलब पुराने ग्रंथों ने, जैसे पुराणों ने, उन्हें कभी एक असली शाही वंश का दर्जा दिया ही नहीं। ये उनकी लिमिटेड पावर का सबसे बड़ा सबूत है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई विजेता नहीं, बल्कि बस एक खाली पड़े सिंहासन की देखभाल कर रहे थे। तो हुआ ये कि कण्वों के दौर में वो जो एक मजबूत सेंट्रल पावर वाला आइडिया था ना, वो पूरी तरह बिखर गया। सत्ता राजा के हाथ से निकलकर जो स्थानीय सामंत थे, उनके पास चली गई थी। राजा का कंट्रोल बस अपनी राजधानी पाटलिपुत्र और उसके आसपास ही सिमटकर रह गया। अच्छा, तो पॉलिटिकल पावर तो कम हो रही थी, पर सोसाइटी और कल्चर का क्या? देखिए, यहाँ उन्होंने कुछ नया नहीं किया। वो बस एक केयरटेकर की तरह थे, जो पुरानी वैदिक परंपराएं थीं उन्हें बनाए रखा। बौद्ध धर्म को लेकर भी टॉलरेंट थे। सांची जैसे स्तूपों पर काम चलता रहा। 8 भी शुंग काल की ही कंटिन्यूएशन थी, मतलब उन्होंने बस स्टेटस को मेंटेन किया। और अब बात करते हैं अंत की। देखिए, जो वंश एक साजिश से शुरू हुआ था, उसका अंत भी एक हमले से ही हुआ, दक्षिण से एक आक्रमण। जिस वक्त कण्व मगध को संभालने में लगे हुए थे, उसी समय उनसे बहुत दूर दक्षिण में, डेक्कन में, एक नई बहुत बड़ी शक्ति तैयार हो रही थी। और वो शक्ति थे सातवाहन। ये एक ऐसा राजवंश था जो आने वाली सदियों तक मध्य और दक्षिण भारत पर राज करने वाला था। और कण्व वंश का अंत बहुत तेजी से हुआ। 28 BCE में सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने उत्तर पर हमला कर दिया। आखिरी कण्व राजा सुशर्मा मारा गया और बस 45 साल का ये छोटा सा दौर खत्म हो गया। तो सवाल फिर वही है, अगर ये इतने कमजोर थे और सिर्फ 45 साल ही टिके, तो हम आज इनकी बात क्यों कर रहे हैं? इनकी असली विरासत क्या है? देखिए, उनकी असली अहमियत किसी बड़ी लड़ाई या इमारत में नहीं है। वो इतिहास में एक ब्रिज की तरह हैं, एक पुल। शुंग और सातवाहन, इन 2 बड़े साम्राज्यों के बीच की एक कड़ी। उन्होंने एक मुश्किल दौर में वैदिक संस्कृति को संभाले रखा। और सबसे बढ़कर उनका दौर इस बात का प्रतीक था कि अब सत्ता का केंद्र मगध नहीं रहेगा।
और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। कण्वों का गिरना मतलब मगध के लगभग 300 साल के दबदबे का अंत। वो दबदबा जो मौर्यों से भी पहले शुरू हुआ था। भारत का जो पावर सेंटर सदियों से गंगा के मैदानी इलाकों में था, अब वो हमेशा के लिए शिफ्ट होने वाला था। तो कण्व वंश की कहानी भले ही छोटी हो, पर ये हमें बड़े साम्राज्यों के अंत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य अक्सर एक झटके में खत्म नहीं होते। उनका अंत होता है एक धीमी गिरावट से, एक आखिरी कमजोर कड़ी से, और कहीं दूर से आती हुई एक नई ताकत की आहट से।